हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम CUT मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, हम CUT जो होने वाला एग्ज़ाम, मतलब जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, उसमें जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने पेपर के बारे में डिस्कस किया था। तो आप क्या करेंगे, आप सिलेबस को अपने पास रखिए और उसके बाद जो है मेरे साथ मतलब प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँगा जो भी मतलब जितना आपको ज़रूरी है। देखिए, कोई भी चैप्टर जो है ना, वो अगर आप शुरुआत से देखिएगा तो बहुत डीप में है, लेकिन उतना डीप में हमें जाना नहीं है। हमें कितना पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो सिलेबस क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल मेंशन्ड है। ठीक है, इसके बाद जो है आज का हमारा टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है, वो होने वाला है रिलेशंस के ऊपर, बेसिक्स फॉर रिलेशन। तो रिलेशन हम डायरेक्टली 12th क्लास का नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहा है 12th क्लास का। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 11th में भी रिलेशन होता है, तो 11th का जो रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, और साथ में जो है कुछ सिंबल्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना पड़ता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जब तक आपको यूटिलिटी के बारे में पता नहीं होगा, तो तब तक आप ये पता नहीं लगा सकते ना कि कब आपको जो है भूख कम लगेगी, कब आपका मन भर जाएगा खाने से। इकोनॉमिक्स में ये हो गया। अब आप अगर लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ में भी आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा ना कि 311A है, तो इसका क्या कानून है, कैसे है। तो सारे सब्जेक्ट्स की क्या होती है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है। उसी तरीके से अभी हमें क्या करना है, मैथ्स के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्या टर्मिनोलॉजीज होती है उसके हिसाब से, तो रिलेशन के लिए जो बेसिक्स आएगा उसके लिए हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा सेट्स के बारे में। तो थोड़ा सा सेट्स के बारे में जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, सेट्स ये 11th क्लास का टॉपिक है। ओके, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आए। और अगर बाद में किसी को समझ में नहीं आता है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखिए, सेट क्या होता है, सबसे पहले सेट के बारे में जानते हैं। देखिए, a set is a well So see, a set is a well defined collection of distant objects. अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, ठीक है, जो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है। मेन जो वर्ड है, वेल डिफाइंड का क्या क्या मतलब है, और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। सेट क्या होता है, वो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट के ना, इसको जानने के लिए तो हमें सेट का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म होते हैं जो आपने सीखे होंगे। देखिए वो क्या होता है। एक तो होता है ये वाला 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए ये आपका एक सेट है जिसका नाम है A। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्या है यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट्स, और इसको क्या कह सकते हैं, एंट्रीज भी कह सकते हो आप। एंट्रीज कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए। So what we define, we have to represent set. So set can be represented in this form. So it is one of the form in which we can represent the set. So it is called, it can be represented in that way. We have to make curly braces and we have to write all the elements which are there in this set, and then we have to close the bracket. We have to close the bracket with curly braces only. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने सेट्स को डिफाइन किया। ठीक है, तो ये सेट्स का एक, इसको हम क्या कहते हैं, ये सेट्स की एक टेबुलर फॉर्म है। हम सेट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्म है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है, एक बात और है। ये तो हमने सेट्स को इस तरीके से डिफाइन कर दिया।
अगर हमने सेट को लिखा ऐसे 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, तो ये क्या सेट होगा? इट इज नॉट ए सेट, इट्स नॉट ए सेट। अब ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है ना कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड तो है ना, 1 भी वेल डिफाइंड है, नंबर होता है ये, 2 भी वेल डिफाइंड है, 3 भी, 4 भी, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। ये देखिए दोनों सेम हो गए ना, तो इट इज नॉट ए सेट। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, अगर एक भी सेम आ गया तो उसको हम सेट कंसीडर नहीं करेंगे। अभी एमसीक्यू एग्जाम है तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे मैं वर्कशीट दूंगा ही हर चैप्टर के एंड में, लेकिन फिर भी ये सब बातें ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद सेट्स में क्या होता है कि अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर। अरेंजमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट्स का वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर आपने लिख दिया 1, 2, 3 और इसकी जगह आपने लिखा ए सेट है और इसकी जगह आपने लिखा बी जो कि है 1, 3, 2, तो ये कोई डिफरेंट बात नहीं हुई, क्योंकि आपने क्या किया, बस उसकी जो अरेंजमेंट है उसको चेंज किया है। तो इससे जो हमें क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, हम सेट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है आपका क्या, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम ऐसे कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या हो गया, ये टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। एक होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसको कैसे करते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैं इसको बारे में बताता हूँ। और ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। और एक हो गई आपकी जिसको कहते हैं हम विजुअल फॉर्म। विजुअल, विजुअल वाले में क्या होता है, विजुअल वाले में हम क्या करते हैं, एक ऐसा खाना बनाते हैं, खंड जिसको कहते हैं, ओवल टाइप का बनाते हैं, और इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं ऐसे 5, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक। और इस पर आप क्या कर सकते हैं, ए को यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, कहीं पे भी लिख दीजिए, ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीनों मैंने बताए थे। देखिए ये वाला जो फॉर्म है ये सबसे कॉमन फॉर्म है। ये वाली फॉर्म क्या है, ये हमें सबसे ज़्यादा समझ में आती है कि सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, आप क्या करो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखना स्टार्ट करो और फिर कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दो। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आ गए। सेट्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि कोई भी, ये क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 10 है। एक तो ये हो गया। अब क्या है, अगर आपको मैंने बोला रिवर्स ऑफ इंडिया, तो क्या वो एक सेट का कलेक्शन है? जी बिल्कुल है, क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया क्या है, वो एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या वो एक सेट का कलेक्शन है? नहीं, वो एक सेट का कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है किसी को ऐश्वर्या राय पसंद हो और हो सकता है किसी को दिव्या भारती पसंद हो, तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है ना। तो उस पर हम नहीं कह सकते। जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड होता है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक सेट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं सेट को
फाइंड करना होता है कि ये प्रॉपर सेट है या नहीं। तो ये टेबुलर फॉर्म जो हमारे समझ में आती है, ये फॉर्म जो है एनसीईआरटी फॉलो करता है, ठीक है। आपका जो रिलेशन चैप्टर शुरू होगा ना वो सेट बिल्डर फॉर्म से ही शुरू है, जो भी उसमें लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ते कैसे, पढ़ने का तरीका होता है, अभी मैं सिंबल्स के बारे में बताऊंगा इससे पहले। देखो पढ़ते कैसे, ए इज अ सेट containing A is a set containing all those x such that x is the, we can say that अगर इसको पढ़ना हो तो A is a set contains those x such that x is a natural number less than 10। मतलब सेट जो A है उसके अंदर वही x आएगा, क्या आएगा, वही x आएगा जो कि नेचुरल नंबर हो और लेस देन 10 हो, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 10 है भी है ना, और इक्वल टू, और इक्वल टू, थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा। तो इसको क्या करते हैं, विजुअली हम ये कह सकते हैं कि इसको हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज़ है उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हो जाता कि 2 4 6 8 10 हो जाता, तो फिर मैं क्या लिखता, यहाँ पे ऐसे लिख सकता था x, ठीक है, x is a set which contains element x such that x is a नंबर विच इज एन इवन, ऐसा नंबर जो कि क्या हो, इवन नंबर हो। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको एक सर्कल बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं। ये वाला आपका क्या होता है, रिलेशन में काम आता है शुरुआत में, ठीक है। तो रिलेशन के टाइम में इसको और अच्छे से पढ़ना होगा, और ये आपने पहले ही पढ़ा होगा 11th में, इसलिए यहाँ पे इसका सिर्फ रिविजन हो रहा है। और विजुअल वाला कब काम आता है, जब हम फंक्शंस बनाते हैं, जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तब क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये इजी पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की बात, क्या क्या तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सेट्स की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अब इंपॉर्टेंट सिंबल में बहुत सारे होते हैं, हम समय के साथ पढ़ते रहेंगे, कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अगर ये सेट है तो इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसके बाद हम कह सकते हैं और क्या सिंबल आता है, एक आता है ये सिंबल, ये जो ई की तरह बना रहता है, इसको हम कहते हैं क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसका नाम क्या होता है, एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। इसके बाद जो सिंबल आता है, बिलोंग्स टू के बाद जो आता है वो है सिंबल ये उल्टा ये करके लिखा रहता है, इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल, ये क्या होता है, फॉर ऑल। और क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सबसेट। अब सबसेट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसेट को कैसे करते हैं, एक सी बनाते हैं और नीचे क्या कर दिया आपने, एक बार लगा दिया, तो इसको कहते हैं सबसेट। और एक ये भी होता है, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। चलिए अब जैसे मैंने कहा कि B इज ए सबसेट ऑफ A, तो उसका क्या मतलब हुआ वो हम देखते हैं, ठीक है। ये मैं आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स, ठीक है। सबसेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, कैसे मतलब कि हम इसको समझ सकते हैं। सबसेट क्या होता है, देखिए जैसे आपने क्या किया, एक सेट लिखा A, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 ओके 8 10 12, ये हो गया ए सेट। फिर आपने क्या किया, एक और सेट लिखा, टू ओके, या हम कह देते हैं 4 8 और 12। तो हम क्या कहेंगे कि B जो है ना, B जो है उसका सबसेट है, B इज ए सबसेट ऑफ A
ऐसा क्यों बी सबसेट कैसे हुआ, क्योंकि ए में जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, बी में उसके ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो जब ए के कुछ एलिमेंट्स बी में आ जाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, सबसेट। सबसेट मतलब छोटा, सब मतलब छोटा। जैसे होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, HTML करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले अगर हम ना इंग्लिश भी लिखते हैं तो इंग्लिश में अपनी हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद क्या आती है, सब हेडिंग आती है। सब हेडिंग क्या होती है, हेडिंग से छोटी, तो वैसे ही सबसेट होता है, ठीक है। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, क्योंकि बी छोटा है और ए बड़ा है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। फिर इसी में एक होता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कब होता है, कि जब ए के जो सारे एलिमेंट्स है अगर वो बी में भी प्रेजेंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। अगर मान लीजिए इसमें भी 2 4 6 8 10 12 होता, तो हम कहते हैं बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो एक तो ये हो गया आपका सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ सुपर सेट। एक होता है सुपर सेट, इसको कहते हैं क्या, सुपर सेट, और ये है प्रॉपर सुपर सेट, या इसको सुपर सेट ही मान लीजिए। सुपर सेट, ये क्या होता है, सुपर सेट। और इसमें एक सिंबल और होता है जिसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सच दैट। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, सच दैट। तो यही सारे सिंबल्स हैं जो कि आपके काम आने वाले हैं। एक और सिंबल होता है, देख लीजिए, इसको कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। अब इन सब के क्या यूज है, ये समय आने पे मैं आपको बताता रहूंगा चैप्टर में, जैसे जैसे इसका यूज होगा। तो ये तो था, हमने इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जान लिया, ठीक है। अब बात आती है रिलेशन पे। तो रिलेशन को पढ़ने के लिए ना सबसे जरूरी 2 चीजें चाहिए होती है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, रिलेशन को पढ़ने के लिए 2 जो जरूरी चीजें चाहिए होती है वो देखने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कल हम प्रॉपरली एकदम रिलेशन को स्टार्ट कर देंगे। देखो, रिलेशन को पढ़ने के लिए एक तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और दूसरा क्या पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो अब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझते हैं क्या होता है। ऑर्डर्ड मीन इन स्पेसिफिक पोजीशन कह सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, स्कूल होता है, स्कूल में हम लोग असेंबली में खड़े होने जाते हैं, तो लाइन में खड़े होते हैं ना, तो वो क्या मैम बोलती है कि जो छोटा है वो सबसे आगे खड़े हो और जो बड़े हैं वो उसके बाद में खड़े होते जाओ। तो वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, तो उसी को कहते हैं ऑर्डर। और पेयर का क्या मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है 2। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेजेंट हो रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। और हम इस टर्म को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, रिलेशन जो होते हैं ना बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर आपका घर है, तो घर में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, 4-5 लोग हैं, तो हो सकता है कि 2 लोग हो, 2 ऑब्जेक्ट्स हो। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो दोनों मेल है, तो मेल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, वो हो सकता है कि ग्रैंडफादर हो और वो उसका ग्रैंडसन हो, वो उसके फादर हो और वो सन हो, और क्या हो सकता है, दोनों ब्रदर हो। ये तरह के रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन वो सारे रिलेशन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो सारे रिलेशन हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। हमें रिलेशन कौन सा वाला देखना है, यहाँ पे हमें मैथ्स वाला रिलेशन देखना है, ठीक है। तो मैथ्स वाले रिलेशन को निकालने के लिए ना हमें ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत होती है, और सबसे बेसिकली जो जरूरत होती है वो सेट्स की जरूरत होती है। इसलिए मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया कि सबसे पहले हमारे पास सेट्स होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, 2 सेट होने चाहिए। जब 2 सेट के बीच में हम कोई रिलेशन निकालते हैं ना, तब जाके हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलता है जब हम 2 सेट्स की जो एंट्रीज होती है वो एक साथ हम लिख देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करिए, 2 सेट्स ले लीजिए, उसमें लिखिए आप लिख दीजिए यहाँ पे ओटावा लिखिए, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, बर्लिन। क्या लिखा हमने, बर्लिन। तो ये देखा, ये हमने कौन सा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सेट को, और एक सेट आपने ले लिया, ठीक है।
एक साइड आपने कौन सा लिया यहाँ पे, कनाडा, न्यू दिल्ली, तो है यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे जर्मनी। अब ये देखिए इन दोनों सेट है, इसमें क्या रिलेशन है, तो इसमें हम ये रिलेशन बोल सकते हैं ना, तो इसको जब हम एक साथ लिखते हैं तो इसमें रिलेशन क्या आ सकता है, इसमें रिलेशन ये आ सकता है कि ओटावा जो है इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं इसके, तो ओटावा कॉमा कनाडा, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखना है। ऑर्डर पेयर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए कॉमा बी, ठीक है, ये उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। हम ये कह सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। और इसके बाद हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर क्या है, ओटावा और कनाडा, ऊपर से दूसरा क्या आएगा, न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली और इंडिया, और एक और क्या आएगा, बर्लिन और जर्मनी। तो ऑर्डर पेयर को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर पेयर को हम प्रेजेंट करते हैं, एक हम ये ब्रैकेट में हम प्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी के फॉर्म में, जिसमें क्या होता है, जो फर्स्ट एंट्री होती है वो फर्स्ट सेट से आती है और जो सेकंड एंट्री होती है वो सेकंड सेट से आती है, और उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, एक कॉमा के थ्रू, ठीक है। और कॉमा का मतलब जो होता है ना, यहाँ पर एंड होता है वो, ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम इसको एंड के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बर्लिन कॉमा जर्मनी। अब ये हो गया ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर पेयर की बात। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ये तो हमने लिख लिए ऑर्डर पेयर, ठीक है, लेकिन जब हमें सारे ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे जब हमें लिखना होगा तो हम ऐसे करके लिखेंगे, एक सेट बना देंगे, यहाँ पर भी हमने यहाँ पे एक ऐसे सेट और इस सेट को क्लोज किया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको हम इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से करवाएंगे, इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को इससे करवाएंगे, इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को इससे करवाएंगे, सेकंड वाले में इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और थर्ड वाले को इसको इससे, इससे इससे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ऐसे आएगा, देखो जैसे ओटावा डॉट क्या लिख दिया सी, तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। फिर ओटावा डॉट आई, फिर हो गया ओ डॉट ओ कॉमा जर्मनी, उसके बाद क्या होगा, न्यू दिल्ली कहेंगे, न्यू दिल्ली सी, उसके बाद न्यू दिल्ली इंडिया, उसके बाद न्यू दिल्ली जर्मनी। तो ऐसे कर करके क्या होगा, यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम ऑल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या है ना, एक रियान डेस्कर्टे नाम के साइंटिस्ट थे, या हम कह सकते हैं मैथमेटिशियन थे, तो सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रियल नंबर्स को, 2 × 3 दैट इज 6, वैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हम दो सेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ना ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ना ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जिस साइंटिस्ट ने ये सिंबल दिया था ना, उसका नाम था कार्टेशियन, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ए इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो जब आपको सारे, अब इसमें लास्ट में क्या करेंगे, बर्लिन के साथ भी ये, बी के साथ भी सी, और इसके बाद क्या लिखेंगे, बी के साथ बर्लिन के साथ इंडिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, बर्लिन के साथ जर्मनी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक चीज और बता रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि ये कैसे रिलेशन बना दिया, ओटावा का इंडिया के साथ क्या रिलेशन बना दिया, तो यही बात है। रिलेशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का, क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का
ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसके बीच में क्या होता है, रिलेशन डिफाइंड होता है, ठीक है। जब हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ना किसी ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तब जाके हम क्या लेते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। हम कब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी लेते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम उनके बीच में कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हम नहीं लेते। तो ये तो हो गई इतनी बात, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया है, तो आप क्या करना कि नेक्स्ट क्लास के लिए अभी रिवाइज करके रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिलेशन में हम जंप कर देंगे। अभी मैंने क्या किया, आपको एक ऑर्डर दे दी, मतलब आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से रहता है, मतलब किस तरीके से हम चलेंगे। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तब हम यूज़ करते हैं कि जब हम किसी दो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है उसके बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने बोला कि 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, नंबर है, उनके बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और 3 जो है वो 2 से एक ग्रेटर है, एक तो ये रिलेशन हो गया। अब आपने बोला कि एंगल्स है, दो एंगल्स है, तो दो एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट हो, एडजेसेंट हो, कॉरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स हो, क्या ये सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब हमारे को वो रिलेशन निकालना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर वे में हम लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे पहले तो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्यों समझना ज़रूरी है, ताकि हमें डेफिनेशन समझ में आए, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया तो उससे क्या है कि आगे के जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, कैलकुलस हो, ठीक है, पूरा कैलकुलस इसी में टिका हुआ है। अगर आपको एक बार रिलेशन और फंक्शन समझ में आ गया ना, ठीक है, ये चैप्टर हो सकता है कि आपको टाइम ले, एक हफ्ता भी ले ले, लेकिन उसके बाद क्या है, सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो जिनको ये लेक्चर अच्छा लगा वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।